सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश शख्सियत में हम लगातार कोशिश करते हैं उन किरदारों के संदर्भ में पड़ताल करने की जो देश में सुर्खियों में। इसी क्रम में आज चर्चा उस शख्स की जिसकी शख्सियत को कामयाबी से ज्यादा मुखालफत ने संवारा है। राजस्थान के छोटे से गांव में जन्मे इस शख्स ने 4 दशक में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ दिग्गज वकील के रूप में भी पहचान बनाई है। मूलतः समाजवादी सोच के इस शख्स ने वक्त के साथ खुद को ढाला और कांग्रेस फिर एनसीपी होते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। वे समाजवादी विचारक से भगवा सोच के चिंतक बन गए। इसके चलते पहले राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति तक बन गए, पर उनका अक्कड़पन नहीं गया। हम बात कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की, जो लंबे अरसे से सुर्खियों में। किसी समय वह ममता बनर्जी से टकराव के चलते देश में सुर्खियां पाते थे और अभी जब से वह उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभा रहे हैं, विपक्षी दलों के निशाने पर रखते हैं। विपक्षी दल ये मानते हैं कि जगदीप धनखड़ उस गरिमा के साथ राज्यसभा का संचालन नहीं कर रहे हैं जो उस पद के तहत अपेक्षित है, पर सत्तारूढ़ दल जगदीप धनखड़ के साथ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जिस शख्स ने अपने एक जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो जीवन के इस महत्वपूर्ण मौके विवाद ही इस शख्स की सफलता का आधार है। हमारे साथ इस शख्सियत को समझने समझाने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए वो खास रिपोर्ट जो हमारे वरिष्ठ साथी अजय जी ने जगदीप धनखड़ की शख्सियत को केंद्र में रखकर तैयार की। देखिए उसका पहला भाग। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई साल 1951 को ठेठ जाट परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ की प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव में हुई। आगे की स्कूली पढ़ाई सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पूरी होते ही उनका सिलेक्शन एनडीए में हो गया, लेकिन परिवार के पूर्वाग्रहों ने उन्हें सेना में नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1978-79 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी पास कर राजस्थान में वकालत शुरू कर दी। धनखड़ बहुत जल्द राजस्थान हाईकोर्ट के नामचीन वकील हो गए। उनकी वकालत का दशक पूरा होते होते देश की सियासत करवट बदल रही थी। बोफोर्स कांड की गूंज ने तमाम समाजवादी लीडर को वीपी सिंह के साथ नवगठित जनता दल के सियासी शामियाने के नीचे ला दिया। उसी साल 1989 में दिग्गज जाट नेता हरियाणा के ताऊ चौधरी देवीलाल का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। समारोह में धनखड़ राजस्थान से 75 गाड़ियां लेकर दिल्ली पहुंचे। युवा जगदीप की अदा पर बुजुर्ग देवीलाल फिदा हो गए। कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव में जगदीप धनखड़ झुंझुनू से जनता दल के प्रत्याशी बना दिए गए। जगदीप जीतकर लोकसभा पहुंच गए। मांडा के राजा वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री हो गए। धनखड़ नई सरकार में डिप्टी मिनिस्टर बने, लेकिन मंदिर मुद्दे पर बीजेपी के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई। चंद्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से नई सरकार बनी। कांग्रेस का समर्थन हासिल करने में जगदीप धनखड़ की भूमिका चर्चा में आ गई, पर वे कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से यह सरकार भी गिर गई और राजीव गांधी की गुड बुक में आ गए। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वे अजमेर सीट से प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि राजेश पायलट को धनखड़ की राजीव गांधी से नजदीकी पसंद नहीं थी। 1993 में वे किशनगढ़ से विधायक बनकर विपक्ष के सक्रिय नेताओं में शुमार हो गए।
उनकी सक्रियता अशोक गहलोत को अखरने लगी। इसलिए 1998 में उनकी इच्छा के विरुद्ध झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़वाकर हरवा दिया गया। इससे उनका मन कांग्रेस से भर गया। 1999 में धनखड़ एनसीपी, फिर 2003 में बीजेपी के साथ आ गए। उनकी वसुंधरा राज्य से नजदीकी भाजपा में आने से दूरी में बदलती गई। तब धनखड़ वकालत की ओर लौटे। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जमानत दिलाने वाले वकीलों की टीम में धनखड़ भी शामिल थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई चर्चित मामलों में अपनी दमदार वकालत का शानदार प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर शख्सियत में एक बात तो समझ में आती है कि कोई ऐसा घाट नहीं रहा जिसका जगदीप धनखड़ ने पानी नहीं पिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदीप धनखड़ सफलता के इस संदर्भ में निरंतर नई सीढ़ियां चढ़ते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति के रहते हुए शख्स इस कदर विवादों में? समझने की कोशिश करते हैं जगदीप धनखड़ की शख्सियत को। हमें समझाने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ डीपी वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जाने माने कांग्रेस नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी हैं, जो एक संवैधानिक पीठ पर बैठा हुआ शख्स किस प्रकार का व्यवहार करे इसके संदर्भ में रोशनी देंगे। और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ की सियासत को नजदीकी से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। वकील तो कई हुए, राजनेता भी कई हुए, पर जैसी सफलता जगदीप धनखड़ जी के हिस्से में आई है, ऐसी बिरलों के हिस्से में आती है। प्रताप भानु जी, कितनी ईर्ष्या होती है जगदीप धनखड़ जी को देखकर आपके मन में? हाय हम ना हुए। प्रताप भानु जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जगदीश धनखड़ एक योग्य और शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु उन्होंने सार्वजनिक जीवन में जितनी दल बदल किया है, जितनी बार अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक निष्ठाएं बदली हैं, नेताएं बदले हैं, नेतृत्व बदला है, तो उससे उनकी जो योग्यता या जो एक प्रतिष्ठित वकील का उनका खिताब था, उसमें एक आंच तो आई है। और वो हर चीज, हर जिम्मेदारी को एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, जो हमने देखा है। मैंने 25-30 साल में उनके हर रोल को देखा है। जनता दल में थे तब भी देखा, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, डिप्टी मिनिस्टर बने थे तब भी मैं उनके काम को बारीकी से समझता था, देखता था। वो बहस करने में बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जिस पद की जिम्मेदारी या गरिमा के हिसाब से उन्हें एक्ट करना चाहिए, माने पद की गरिमा के हिसाब से कार्य में डेविएशन हो गया, उनमें उनके व्यक्तित्व में डेविएशन हो गया। जैसे गवर्नर पश्चिम बंगाल के वो रहे, तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। और गवर्नर का मेजर रोल ये होता है कि केंद्र की नीतियों, प्रदेश की नीतियों को सुपरवाइज करे, उनका अनुमोदन करे, उनके हिसाब से सही क्रियान्वयन देखे। कन्फ्रंटेशन की इनकी जो राजनीति है वो वहीं से शुरू हुई, क्योंकि जब कन्फ्रंटेशन होता है किसके इशारे पर या किसी से के प्रति बद्धता उनकी जो देखने में आई, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, वो गवर्नर वेस्ट बंगाल के समय से। मैं थोड़ा अलग दृष्टि से आपसे बात करता हूं प्रधान जी। क्या आपको नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ एक मजबूत किस्म के सिपाही थे, जो अपनी पार्टी के लिए किसी भी किस्म की चुनौती का सामना कर सकते थे, किसी भी प्रकार की चुनौती से किसी भी तरीके से निपटने के लिए तत्पर हो सकते थे? कांग्रेस ने गलती कर दी जो ऐसे हथियार को खो दिया, और यह भारतीय जनता पार्टी की कुशलता है कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को चुन चुन कर निपटा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये कर ही रहा है। उनके पास तो हम दो हमारे दो वाली बात है। अब उन्हें कहीं से लेना है, कहीं से ढूंढना है, तो उन पर डोरे डालते रहते हैं। अभी पिछले अब 10 साल का इतिहास देख लो, क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के लोगों को तो वो तोड़ रहे हैं, कहीं दूसरे दल से लोगों को तोड़ रहे हैं, कहीं जिनको कहीं टिकट नहीं मिल। आप भ्रमित हो जाएंगे प्रताप भानु जी, मैं बात कर रहा हूं जगदीप धनखड़ जी की। जगदीप धनखड़ जी पार्टी के प्रति 100% निष्ठावान है।
जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर होते हैं। क्या उनकी शख्सियत के इस पहलू को आप सराहना नहीं चाहेंगे? वो देवीलाल जी के साथ जुड़े, देखो देवीलाल जी के लिए काम करते रहे। देवीलाल जी के साथ वीपी सिंह जी ने ठीक नहीं किया, उन्होंने वीपी सिंह जी को निपटा दिया, नई सरकार बनवा दी। कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस के साथ में कमाल किया, कांग्रेस ने उन्हें निपटाने की तो भाजपा में आ गए, भाजपा ने उन्हें असाइनमेंट दिया, देखो कितने बेहतर तरीके से भाजपा की टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि जगदीप धनखड़ एक बेहद मारक क्षमता वाले हथियार हैं? कांग्रेस नेतृत्व चूक गया इस हथियार को अपने साथ बनाए रखने में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी कन्फ्रंटेशन वाली या पुअर रही है कि इस बात की सराहना नहीं की जा सकती। और हमें कोई इस बात का गम नहीं है, उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण दल बदल किया, हार गए 2-2, 3-3 बार, इसके बाद उन्होंने दल बदल के चले गए, वो बात अलग है। परंतु यदि उन्हें गवर्नरशिप मिली थी पश्चिम बंगाल की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिए हुए दायरे में उन्हें काम करना चाहिए था। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आज, वो डिप्टी स्पीकर भी हैं राज्यसभा के, परंतु इतना इंटरवीन करते हैं, वो निर्देश देते हैं वहां से, वो एक कस्टोडियन की भूमिका में नहीं है। आज एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता उनके नहीं होना चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रताप भानु जी का कहना है। पर डीपी वत्स साहब ने तो राज्यसभा में समय बिताया है, जगदीप धनखड़ के साथ उनकी नजदीकी रही होगी, ये मानकर हम उनसे बात करते हैं। क्या देख पाए वत्स साहब? राज्यपाल तो तमाम राज्यों में तमाम बनाए भाजपा ने, पर उनमें से जगदीप धनखड़ को ही उपराष्ट्रपति का अवसर मिला। ऐसा क्या है धनखड़ साहब में जो उनको उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया? सबसे पहले उनका बैकग्राउंड जी, ही इज फ्रॉम ए एग्रीकल्चरिस्ट एंड ए मार्शल बैकग्राउंड। देन ही इज स्ट्रगलिस्ट, यानी गांव के स्कूल में पढ़े, पैदल चल के पहले किठाना में पढ़े, फिर गिरढाना में पढ़े, झुंझुनू में, और फिर सैनिक स्कूल में चले गए। वो मोस्ट चेरिस्ड ड्रीम होता है किसी भी झुंझुनू के रहने वाले आदमी, झुंझुनू, दादरी, भिवानी या रेवाड़ी का जो है, ये सदर्न हरियाणा या नॉर्दर्न राजस्थान, ये इनका ड्रीम कमिंग ट्रू है कि ज्वाइंट सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, और उसके बाद किसी भी वजह से फौज में सिलेक्ट तो हुए, ज्वाइन नहीं किया। That means he is a born farmer and a born soldier. Now, as you mentioned, कि जहां भी गए he excelled। मैं ये कहता हूं कि चाहे चोई देवीलाल के साथ थे, चाहे वीपी सिंह के साथ थे, चाहे कांग्रेस के साथ थे, और चाहे अब हमारे साथ थे, नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने स्टेड फास्ट एक्शन किया। यानी जो ये इन्होंने कहा शर्मा जी ने, गरिमा, पद की गरिमा, मैं ये कहूंगा, मैं 6 साल राज्यसभा में रहा हूं एज ए सोल्जर। मेरे को बोलते थे आपका टाइम खत्म, बैठ जाओ, मैं बैठ जाता था। एक सोल्जरली बैकग्राउंड का आदमी जो इनडिसिप्लिन कांग्रेस या इंडिया घटक फैलाते रहे हैं कि आपका टाइम खत्म है, आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है, आप शोर मचा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, आप शोर मचा रहे हैं। एक डिसिप्लिन माइंडेड पर्सन, वो भी एक सैनिक बैकग्राउंड से, और क्या करे, उनको बैठाए, उनको काबू करे, काबू करने के तरीके हैं, उनको बाहर करे या उनको पेनलाइज करे या उनको समझाए, उन्होंने सारे तरीके अख्तियार किए। यही हाल पश्चिमी बंगाल का था कि अपोजिशन के नेताओं पे हमले, मारधाड़, हर तरफ डिक्टेटरशिप। अब गवर्नर बैठे बैठे तो देख तो नहीं सकते ना, उन्होंने अपना जो अख्तियारात थे उसका इस्तेमाल करके ही ट्राइड टू टेम ए चीफ मिनिस्टर हु वाज नॉट बिहेविंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेम इज द केस इन राज्यसभा। So I will say in national interest, he has tried to establish discipline in a state like West Bengal and in Rajya Sabha, जिसको अपोजिशन के एमपीज ने मनमर्जी से, मतलब वो डेकोरम है उसको। बस अब एक बात जो मैं आपसे समझना चाहता था कि देखो भाजपा में तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये जगदीप धनखड़ मोदी जी और अमित शाह के इतने करीबी कैसे हुए?
जिसके चलते उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। आपने तो नजदीकी से सब लोगों को देखा, आप तो स्वयं बहुत काबिल व्यक्ति हैं, पर हमने आपको उपराष्ट्रपति बनते हुए नहीं देखा। पर धनखड़ जी बन गए। वो तो केवल सैनिक स्कूल में पढ़े थे, आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक रहे। थोड़ा बताएंगे जगदीप धनखड़ जी में ऐसा है क्या जिसके चलते हर कोई उन पे इतना फिदा हो जाता है? देवीलाल जी से मेरे पहली बार में टिकट दे दिए, टिकट ही नहीं दिए, मंत्री भी बनवा दिए। थोड़ा बताओ तो सही आप, है क्या धनखड़ साहब में ऐसा? ने कहा कि धनखड़ साहब, पहले तो हमारे नेताओं का नाम लिया आपने, मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो बहुत बढ़िया पारखी हैं, उनको हीरे की पहचान है। और जैसा कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति तो एक ही बनेगा ना, अनेक तो नहीं बनेंगे जी। और जो उन्होंने परख के बनाया वो उपयुक्त साबित हुए कि चाहे पश्चिमी बंगाल हो और चाहे राज्यसभा हो। मैं कहता हूं टू एनफोर्स डिसिप्लिन, पहले खुद अपने आप से मेम्बरान पूछ के देखें, नेतागण अपोजिशन के पूछ के देखें अपने आप से कि मैंने भी 3 दफा इनको डिसिप्लिन करने के लिए प्रश्न उठाया राज्यसभा में कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके बिहेवियर को स्कूलों में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, और इवन यंग अफसर इन आर्मी कमेंट करते हैं कि भाई ये नेतागण कर क्या रहे हैं। उसमें एक सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ इंसान, वो जिनके हाथ में डिसिप्लिन है, he tried to enforce it and he reasonably enforced it, I should say. अच्छा एक बार बताओ बस साहब, आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हो, इस बात पर आपको शर्म आती है या गर्व होता है कि देश के संसदीय इतिहास में जगदीप धनखड़ इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनको हटाने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव। जगदीप धनखड़ के खाते में कई सकारात्मक उपलब्धियां हैं, पर एक उपलब्धि यह भी दर्ज है कि कोई उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यहां तक नौबत नहीं आई जो धनखड़ साहब के संदर्भ में आई। इस पर आपकी टिप्पणी? मैं नो एस्पर्शन ऑन द प्रीवियस occupants of this chair, but I say when he tried to enforce the decorum and discipline in Rajya Sabha, उसके खिलाफ बगावत हुई, और बगावत में वो अविश्वास प्रस्ताव तो ले आए, मगर वो कामयाब हुआ क्या? वो तो पता नहीं कांग्रेस या उसके अलाइड दल क्या क्या करेंगे। ये तो उन्होंने सोचना चाहिए था कि आप क्या रहे हो राज्यसभा में, एक फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब हम अपोजिशन में थे तो हमने तो ऐसा नहीं किया, सहयोग किया। इन्होंने सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रोल मॉडल डेमोक्रेसी भी बनाना चाहिए। ये तो अरे एक बात और बताइए बस साहब, वो राहुल गांधी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि देखो मैं आपसे मिलने के लिए गया तो आपने मुझसे सीधे रह के हाथ मिलाया, और जब मोदी जी से हाथ मिलाने की नौबत आई तो आप पूरी तरीके से झुक गए। ये जगदीप धनखड़ की शख्सियत में क्या है? वह अपने प्रभावशाली लोगों के आगे दंडवत हो जाते हैं या अपने स्वाभिमान के साथ में टिके रहते हैं? है क्या उनकी शख्सियत में दबंगाई या चमचाई? दंडवत वाली तो बात अपोजिशन वाले कह रहे हैं, एंड हाउ यू आर सेइंग दैट दंडवत क्या? पहले तो मोदी जी की और राहुल जी की शख्सियत, ऑफ कोर्स आई विल नॉट लाइक टू कंपेयर, मगर ये तो शिष्टाचार है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर। और राहुल जी को मेरे ख्याल से तो बड़े प्रेम से बात करते थे जगदीप जी। उनको कमेंट्स तो आई विल नॉट लाइक टू से, क्योंकि वो मेरे साथ डिफेंस कमेटी में भी रहे हैं। उनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि पब्लिक और ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, बट आई विल से कि राहुल गांधी को भी ड्यू रिस्पेक्ट दिया है वाइस प्रेसिडेंट ने, और प्राइम मिनिस्टर को भी ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें जो सम्मान है वो देते हैं जगदीप धनखड़, ये बस साहब हमसे कह रहे हैं। पर जगदीप धनखड़ के 2 कार्यकाल खासे विवादित हैं, एक राज्यपाल के तौर पर और दूसरा सभापति के तौर पर राज्यसभा में। मेरा भगवान दास इसरानी साहब हैं, इसरानी साहब ने अपना पूरा जीवन ही विधानसभा में बिताया है। पूरा विपक्ष एक राय होकर कह रहा है
कि धनखड़ साहब अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे। इसरानी साहब, आप तो लगातार देख रहे हैं, क्या कहते हैं? सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ की शख्सियत क्या दिखाई देती है? नहीं, ये स्थिति आना नहीं चाहिए, सही बात है। क्योंकि देखिए, जो भी सभापति हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या सभापति तालिका के लोग हो जो आसंदी पे बैठते हैं, निश्चित रूप से वो कोई दल न किसी दल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनको निष्पक्ष मतलब होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए जी। लेकिन अब ये अगर स्थिति आई है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। और जिस तरीके से सभापति जी का जो माननीय धनखड़ जी है उनका जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को अखरा तो है। जिस तरीके टोका टाकी वो करते हैं किसी को बोलते टाइम, देखिए क्या होता है हिमांशु जी की ये कोई भी जो पद होता है, चाहे सभापति का हो, चाहे उपसभापति का हो, चाहे अध्यक्ष का हो, वो किसी दल से संबंधित तो रहता ही रहता है जी। और सत्ता पक्ष की ओर अध्यक्ष का या सभापति का झुके रहना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इतना झुके रहना कि प्रतिपक्ष अपने आप को हर्ट फील करे, ये ठीक नहीं है। और इसी कारण से ये स्थिति बनी है जो कि नहीं बनना चाहिए थी, लेकिन बनी है। और आपने जैसा कहा कि भाई इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, जो इससे बचा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बच पाए हैं और आया है। तो पर आप तो विधानसभा की कार्रवाई के लंबे समय तक प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, राज्यसभा की कार्रवाई पे भी आपकी निगाह होगी। वत्स साहब हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जगदीप धनखड़ का एक बैकग्राउंड रहा है, वो सैनिक स्कूल में पढ़े हुए छात्र रहे हैं, अनुशासन के प्रति उनका आग्रह रहता है, इसलिए उनकी नाराजगी, उनकी तल्खी अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में आप इस दलील से इत्तेफाक रखते हैं, या एक दल के प्रति अपनी निष्ठा के प्रदर्शन की खातिर जगदीप धनखड़ विपक्ष के प्रति इतने निर्मम हो जाते हैं? आपका अपना अनुभव क्या है इसरानी साहब? नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूं क्या होता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोग, बोलने के लिए प्रोपोर्शनेटली समय मिलता है, लेकिन क्या होता है कि हमेशा सभापति या आसंदी पे बैठे व्यक्ति का झुकाव प्रतिपक्ष की तरफ रहता है कि उनको बोलने का पूरा अवसर मिले, क्योंकि प्रतिपक्ष तो वैसे ही बोलने के अलावा कर भी क्या सकता है जी। जैसे निर्दलीय, अब निर्दलीय को तो कोई समय ही नहीं है, एक निर्दलीय है, दो निर्दलीय है, या कोई छोटा दल है जिसका 2 मिनट का समय है, 3 मिनट, लेकिन उनको 2 मिनट 1 मिनट नहीं दिया जाता, उनको पर्याप्त समय दिया जाता है कि वो अपनी बात पूरी तरीके से रख सके। अब आप उसको उस समय के हिसाब से बांधेंगे कि नहीं आपको 2 मिनट ही बोलना है, नहीं आपको आधा मिनट ही बोलना है, नहीं आपको 1 मिनट बोलना है, तो ये उसके प्रति न्याय नहीं है। भाई जो भी विषय चल रहा है, विषय की गंभीरता के हिसाब से उसको अपनी बात रखने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ये न्याय है। वो न्याय नहीं मिल रहा है, ये स्थितियां बन रही है वहां पे, ये बात तो आ रही है कि भाई अब आप अगर आप बिल्कुल समय से बांधेंगे और अपनी बात ही पूरी नहीं रख पाएगा तो कैसे काम चलेगा? इसरानी साहब, मेरे सवाल पर जाइए। समय में बांधा जा रहा है, अनुशासन के तहत बांधा जा रहा है, या सत्ता पक्ष की आलोचना से रोकने की कोशिश आपको उसमें महसूस हो रही है? आपका तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना, थोड़ा खरा खरा बात निकल कर आए तो हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। आशा यही है कि जो हो रहा है ये गलत, ये जो नहीं, मैं जो कह रहा हूं ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप जो है किसी को समय से बांधने की कोशिश करेंगे तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जो शायद जगदीप धनखड़ नहीं दे रहे। लेकिन मेरे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ की राजनीतिक यात्रा को किस दृष्टि से देखा? इस बार आपका कोई अनुभव राजकुमार जी, क्या देख पाते आप जगदीप धनखड़ को? एक राष्ट्र के लिए समर्पित राजनेता, या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की खातिर किसी भी स्तर तक चला जाने वाला राजनेता? हिमांशु जी, अभी पुत्र भानु शर्मा जी कह रहे थे कि नैतिक सवाल बल्कि प्रति निष्ठा का सवाल, तो मुझे लगता है पिछले 4-5 दशक से जो हम राजनीति देख रहे हैं उसमें राजनेताओं के संदर्भ में निष्ठा और नैतिकता की बात न करना बेहतर होगा। जहां तक जगदीप धनखड़ का सवाल है, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब जिसके साथ होते हैं वो दल से ज्यादा नेता के साथ होते हैं और उसके प्रति पूरी निष्ठा से होते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक मौसम कब कैसे बदलता है
उसके अनुकूल फैसला लेने की कला उनको आती है। तीसरा, जो जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो जिम्मेदारी देने वाले के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। अब बात हो रही थी सैनिक स्कूल की। बीपी वक्त साहब ने कई बार कहा कि सैनिक स्कूल के अनुशासन से आए हैं, और ये सदन है, सैनिक स्कूल के अनुशासन से तो चलेगा नहीं। सैनिक स्कूल का अनुशासन आप अपने दल की निष्ठा में, नेता की निष्ठा में दिखाएं, वहां तक चलता है, लेकिन सदन की प्रक्रियाओं से और परंपराओं से चलता है, और वो हमारी प्रक्रियाएं, परंपराएं बड़ी समृद्ध हैं। अब वो आगे बढ़ने की जहां तक बात हो रही है कि उन्होंने कितने कम समय में कितनी उपलब्धियां हासिल की, तो उसके मूल में दो चीजें हैं। एक तो समय के साथ उन्होंने दल बदले, अनुकूल फैसले लिए समय के। दूसरा, जैसे आपने कहा कि दो उनके कार्यकाल बड़े विवादित हैं। एक, पहला पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर। राज्यपालों का हमारे यहाँ को बहुत कहें गौरवशाली अतीत नहीं है। पिछले 3-4 दशक का देखें, हमने रामलाल भी देखे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार गिरा के उनकी गैर मौजूदगी में इलाज कराने विदेश गए थे, भास्कर राव के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार बना दी। हमने रोबेश भंडारी भी देखे जिनके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी को अनशन पर बैठना पड़ा था, फिर सरकार बहाल हुई सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जगदीप धनखड़ उस हद तक तो नहीं गए, शायद वो परिस्थितियां नहीं बन पाई पश्चिम बंगाल में, लेकिन कुल मिलाकर के उनका जो कार्यकाल रहा वो रहा निर्वाचित सरकार के साथ टकराव का। अब क्योंकि जगदीप धनखड़ कानून के जानकार हैं, वकील हैं, तो वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया जिसको आप असंवैधानिक करार दे पाए। दूसरा, पहली बार जब उप मंत्री बने थे तब भी उनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय था, तो संसदीय प्रक्रियाओं की भी उनको थोड़ी सी जानकारी है। मेरा ख्याल है कि अगर उस जानकारी के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर सदन का संचालन करते तो शायद वो टकराव हमको राज्यसभा में नहीं देखने को मिलता जो इससे पहले नहीं मिला। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दलगत निष्ठा की बात हुई है कि वेंकैया नायडू बीजेपी से आते थे, भैरव सिंह शेखावत जी भी बीजेपी से आते थे, और संघ और जनसंघ के और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी अपोजिशन को उस तरह का व्यवहार आहत करने वाला महसूस नहीं हुआ कभी। तो कहीं न कहीं वो चीजें जरूर है जो करती हैं। महत्वाकांक्षी होना राजनीति में अगर आप आए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हर राजनेता महत्वाकांक्षी होता है, पर बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है। राजकुमार जी, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ राजनीतिक मौसम को भांपने में बेहद चतुर है, समझदार है? वो बंगाल में राज्यपाल बनाकर भेजे गए तो राजभवन में बैठने के लिए नहीं भेजे गए थे। कहीं ना कहीं ये अपेक्षा उनसे रही कि वो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बने, उसमें वो सफल रहे, इसलिए आज हम उन्हें दिल्ली में उपराष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं। आपने कहा कि पहले वेंकैया नायडू भी रहे, उनके समय तो ऐसा नहीं रहा, पर वेंकैया नायडू आज कहाँ है? वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश में किसी कोने में है? क्या आपको नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ जिस भूमिका में है, हम आने वाले समय में उन्हें भावी राष्ट्रपति के तौर पर भी देख सकते हैं? इसके संदर्भ में राजकुमार जी, आपकी कोई दृष्टि जाती है? मानसू जी, मैंने एक बात पहले भी कही कि वो समय के अनुसार राजनीति की धारा और अपना सफर, अपना नेता, अपना दल बदलने में की कला में माहिर है। दूसरा, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो सौंपने वाले की प्रति निष्ठा रखते उसका निर्वाह करते हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने वही किया, और उसी के शायद सही शब्द ना हो, उसी के परिणाम स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप उनको राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उन इस बात की भी है कि वो किस समुदाय से आते हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं। और आप देखें तो बीजेपी में कोई भी कद्दावर जाट नेता, बीजेपी की आप स्थापना से लेकर आज तक का कार्यकाल देख लें और उससे पहले का जनसंख्या भी देख लें, वो नहीं है। तो बीजेपी को पता है कि जाट समुदाय से अगर किसी एक चेहरे को आप आगे बढ़ाते हैं
तो उस जाट समुदाय को आप अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। ये दो कारणों से जरूरी है। एक तो राजस्थान के जहां से वो आते हैं, राजस्थान में परंपरागत रूप से राजपूत वोट करते रहे बीजेपी के लिए और जाट वोट करते रहे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जाटों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने से कोई सीएम नहीं बनाया, वोट हर बार लिया, चेहरा हर बार दिखाया, लेकिन मौका नहीं दिया। दूसरा, एक तो राजस्थान का आपको बैलेंस बनाना है, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में आपको जाट समुदाय की नाराजगी दूर करनी है, और तीसरा जो किसान आंदोलन को लेकर किसानों की नाराजगी आई, और जगदीप धनखड़ भी किसान समुदाय से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, डीपी वत्स बता रहे थे, तो उनके कई यूपीएस, कई उनकी उपयोगिता, उनकी पहचान की, उनकी भूमिका की है। राष्ट्रपति बन पाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन बीजेपी में कई तरह के गणित और उसके हानिलाभ देखे जाते हैं। तो अभी वो समय दूर है, मेरे ख्याल है 2026 तक शायद इनका कार्यकाल होगा या 27 तक है शायद, तो ये तो देखना होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ बीजेपी के लिए कई तरह से अपनी पहचान के जरिए, अपनी भूमिका के जरिए उपयोगी है और उपयोगिता साबित करते रहे। इसमें एक समीक्षा और कीजिए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लोग लेकर आ रहे हैं जिनका सदन में बहुमत नहीं। यह अविश्वास प्रस्ताव का लाया जाना जगदीप धनखड़ को कमजोर करता है या सियासी दांवपेच के लिहाज से आपको लगता है कि वस्तुतः तो ये उन्हें मजबूत ही कर रहा है? सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव तो वही लाएगा जो सदन में अल्पमत में होगा। अगर बहुमत में होते तो जगदीप धनखड़ उस कुर्सी पर होते ही नहीं। वो रणनीति लगती है कि आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। इतनी मोटी से गणना नहीं की आपने, नोटिस 14 दिन की अवधि ध्यान में रख के नहीं दी, तो नोटिस ही गिर गया, उस पर मतदान की नौबत तो आई नहीं कि बहुमत और अल्पमत का सवाल होता। आपने कहा कि इससे जगदीप धनखड़ को लाभ होगा या नुकसान होगा। मेरा सवाल दोनों पर है। एक, राज्यसभा के सभापति की गरिमा की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से जगदीप धनखड़ को भी और उस पद की गरिमा को भी इससे ठेस पहुंची है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो हमारे देश में जो होता है राजनीतिक दृष्टि से होता है, तो जगदीप धनखड़ को इसका लाभ होगा। वो लाभ किस रूप में होगा, कब सामने आएगा, वो हमें और आपको देखना होगा। तो प्रताप भानु जी, आपके पास चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता है जगदीप धनखड़ के मामले में विपक्ष विफल हो रहा है? जिस जगदीप धनखड़ से विपक्ष परेशान है, उन जगदीप धनखड़ का लाभ कराने की दिशा में विपक्ष के कदम है। इस हुनर के संदर्भ में क्या कहते हैं आप? पद की गरिमा को ठेस पहुंची, ये राजकुमार जी का कहना है, और जगदीप धनखड़ को लाभ होगा, यह आकलन भी वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी का है। क्या कहते हैं आप? जगदीप धनखड़ की सफलता की कहानी यही है। देखिए हिमांशु जी, राजकुमार जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण हर पहलू को लेकर किया है जी, कि राजनीतिक दल के प्रति कैसी बदलती हुई आस्थाएं उनकी रही। बहुत बड़े अच्छे मौसम का ज्ञान रखने वाले वो व्यक्ति हैं, साथ साथ अच्छे विद्वान वकील भी हैं। परंतु ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पद गवर्नर के रूप में पश्चिम बंगाल में विवादास्पद बैल मुझे मार वाली राजनीति उनकी रही, जो नहीं होना चाहिए थी। और हमने डिप्टी स्पीकर राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को भी देखा है, कृष्णकांत जी को देखा है, हामिद अंसारी जी को भी सुना देखा है। हमने राजस्थान के जो शेखावत जी थे उनका एक दौर भी देखा है। जैसा इन्होंने राजकुमार जी ने कहा कि स्पीकर का यही या सभापति का यही दायित्व होता है कि विपक्ष को सुने, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दे, उनके विचारों को दबाए ना, दमन ना करे। यही तो डेमोक्रेसी है। और यदि उनको एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज नहीं होंगे, डिबेट नहीं होगी पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर ये बाहर प्रदर्शन होने लगते हैं, आप एक्सपल्शन कर देते हो। इतना रिकॉर्ड एक्सपल्शन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर 150 सांसद एक्सपल कर दिए गए हो। ये क्या है? ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी। ये पद की गरिमा के अनुसार उनका व्यक्तित्व का आचरण नहीं है। राज्यसभा के सभापति के रूप में तो डीपी वत्स साहब, जिन जगदीप धनखड़ के
सैन्य स्कूल के छात्र जीवन का आप इतना बखान कर रहे हैं, उनका राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने के संदर्भ में आक्षेप है। सत्ता के खिलाफ आने वाली आवाज को जगदीप धनखड़ ना सदन में सुनने देना चाहते हैं, ना ही रिकॉर्ड में आने देना चाहते हैं। यह प्रतिपक्ष का आरोप रहता है। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, आपने शुरू किया था कि बोलने का पूरा टाइम नहीं दे रहे। वो अगर 2 मिनट दिए हैं तो 2 मिनट में बैठाने की कोशिश करते हैं। टाइम पार्टी को दिया जाता है। उसके बाद पार्टी के लीडर का ये कर्तव्य है कि वो अपने नुमाइंदों को, अपने मेंबरान को कितना टाइम दे। अगर आप ओवर टाइम, या मैं तो कहता हूं टाइम के इनडिसिप्लिन को अगर डेमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं तो उससे मैं रजामंद नहीं हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी की और राज्यसभा की देश के प्रति जिम्मेदारी और वफादारी है। आपने 2 बात इनको डेनिग्रेट करने के लिए कही। एक तो पश्चिमी बंगाल का गवर्नर, मैंने कहा पश्चिमी बंगाल के हाल तो देखो, गवर्नर बैठा बैठा करता देखता ही रहे और करे कुछ ना। उन्होंने अपनी पावर को अख्तियार करके एक जहां मार धाड़ हो रही है, अपोजिशन के नुमाइंदों पे उनके कार्यकर्ताओं के मर्डर हो रहे हैं, धक्काशाही हो रही है, तो ऐसे हालात में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए महामहिम के भी कर्तव्य बनते हैं। अब आ जाओ राज्यसभा। राज्यसभा में आपने कह तो दिया बड़ा रिच कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर। इनडिसिप्लिन इज नॉट डेमोक्रेटिक कल्चर। देश उम्मीद रखता है, यंग जनरेशन उम्मीद रखती है, मैच्योर पीपल उम्मीद रखते हैं, स्कूल उम्मीद रखते हैं। और मैंने कहा कि जो भी वोटर है वो उम्मीद रखता है कि हमारे नुमाइंदे जो वहां गए हैं वो आपस में एक अनरूली बिहेवियर तो ना करें। उसमें एक डिसिप्लिन कायम करने वाली अथॉरिटी ने अगर ऐसे मेजर्स लिए कि जिससे बगावत कर दी अपोजिशन ने, तो वो कसूर अपोजिशन का है। वो सीखें देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य है। एक बात बताइए बस साहब, आप बार बार पश्चिम बंगाल का लेकर हवाला दे रहे हो, जगदीप धनखड़ की भूमिका को सही ठहरा रहे हैं, पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ये भूमिका है। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी अलोकतांत्रिक है तो जगदीप धनखड़ के बाद भी चुनाव हो लिए, प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी उसी सरकार को वापस लाने में सफल रहती हैं। देश के संदर्भ में जीतो तो मोदी जी के समर्थन में है सब कुछ, और अगर ममता बनर्जी जीती तो फिर जाकर उसे किस रूप में देखें। क्या आपको नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ पद की मर्यादा के स्थान पर दल के प्रति, निष्ठा के प्रति ज्यादा संजीदा रहते हैं, इसलिए सफलता की सीढ़ियां औरों के मुकाबले ज्यादा तेज चढ़ रहे हैं? मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, और हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। उसमें पब्लिक की एंडोर्समेंट, पब्लिक की रेटिफिकेशन ये है कि हम 10 साल से हुकूमत में हैं, यानी कि पब्लिक ने हमें एंडोर्स किया। तो उसमें ये तो ठीक है अपने फेवर में इंटरप्रेट कर लेना कि शोर करना, बड़ी अमर्यादित बातें करना, ये तो डेमोक्रेसी है और हमारी सुनो। मगर ये मर्यादाओं का ख्याल रखना क्या डेमोक्रेसी नहीं है? और उन मर्यादाओं को कायम करना फर्ज बनता है सभापति का। हमारी क्या, पूरे देश की यही इंटरप्रिटेशन तो वैसा आपका मानना है कि संसद में, राज्यसभा या लोकसभा में सरकार की आलोचना करना अपराध है? विपक्ष का यह आक्षेप रहता है कि जैसे ही सरकार के विरोध में स्वर निकलते हैं, धनखड़ जी अतिरिक्त रूप से सक्रिय हो जाते हैं। विपक्ष को रोकने का काम सत्ता पक्ष में बैठे कम करते हैं, सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ पहले बोलने चालू कर देते हैं। रिकॉर्ड से बातें निकलवाने के लिए जितने तत्पर जगदीप धनखड़ हैं, उसको लेकर सवाल रहते हैं। आपका अनुभव क्या रहा? वाकई धनखड़ जी ऐसे हैं? मैंने कहा मेरा अनुभव तो ये है कि मेरे को भी बैठाया उन्होंने। व्हेन आई ट्राई टू ओवरशूट द टाइम, उन्होंने कहा जनरल साहब आपका टाइम हो गया, और मैं खड़ाक देसी बैठ गया। तो इसी तरह बिहेव करना चाहिए हर एक मेंबर ने। और वो तो सत्ता पक्ष को भी कई दफा चेताते हैं, सत्ता पक्ष को भी कई बार चेताते हैं। कुल मिला के वस्त साहब उनसे बड़े अभिभूत हैं। पर इसरानी साहब,
ये बात तो हर तरफ से उठकर आती है कि जैसे ही सत्ता के खिलाफ बात होती है रिकॉर्ड से बाहर कर दी जाती है। आपका अनुभव क्या रहा है? वाकई ऐसा है या विपक्ष आए बाएं शाएं कुछ भी बोल रहा हो, चाहता है कि वो रिकॉर्ड में बना रहे, तो एक संजीदा किस्म का, समझदार किस्म का सभापति जो देश का नामी वकील रहा है बर्दाश्त कर लेगा क्या? ये के प्रवक्ता होते हैं, सभा के विचार न कि प्रवक्ता होता है। सभा में जो विषय चल रहा है उसका जो विचार विमर्श का जो निचोड़ है उसको आगे बढ़ाने का काम वो ज्यादातर करना चाहिए उनको। लेकिन कोई भी, मैं कह रहा हूं, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कभी भी प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं कह पाता। हमेशा ये होता है किसी भी प्रस्ताव पे, किसी भी प्रस्ताव देख लीजिए आप, आपको उसकी बात रखने के लिए पूरा समय उसको देना चाहिए और देना पड़ता है, तभी वो बात की सार्थकता आती है। लेकिन अगर आप उसको समय के बंधन में बांधेंगे तो नेचुरली प्रतिपक्ष को समय कम मिलता है, तो बात कैसे आएगी? हमेशा आप देखिए, मैं तो अपना अनुभव बताता हूं, मध्य प्रदेश का अगर मैं कहूं, हमेशा सत्ता पक्ष के बराबर समय मिलता है प्रतिपक्ष को, क्योंकि अपनी बात रखे। है या अध्यक्ष है, उसको कम से कम बोलना चाहिए, उसको कम से कम बोलना चाहिए, उनका प्रतिपक्ष को अपनी कम बोलना चाहिए, उसको कम से कम बोलना चाहिए, उनका प्रतिपक्ष को अपनी बात पूरी रखने देना चाहिए। यही मर्यादा कहती है और इसी को कायम रखना चाहिए। मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेम प्रकाश पांडे एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि हम लोगों का पद का नाम रहता है स्पीकर, लेकिन भूमिका रहती है लिसनर की। स्पीकर होता जरूर है कहने के लिए, पर मूलतः उसकी जो भूमिका है वो लिसनर की है। आपका क्या कहना है इसके संदर्भ में? यस, ये बिल्कुल सच। वहां छत्तीसगढ़ सभी में दोनों स्टेट में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्पीकर नाम है कि उसको कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम इंटरव्यू करना चाहिए, ये बिल्कुल सही। और यही इंटरव्यू करना चाहिए, ये बिल्कुल सही, और यही पद की मर्यादा कहती है। यही पद की मर्यादा कहती है, इसरानी साहब का कहना। तो मैं वापस राजकुमार सिंह जी आपके पास में लौट कर आता हूं। जगदीप धनखड़ की जो शख्सियत है, उस शख्सियत में बदलाव की कोई गुंजाइश आपको उनके जीवन में दिखती है कि जिस प्रकार के आक्षेप उनके ऊपर लगे हैं, जिस प्रकार का उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया है, आने वाले समय में आपको लगता है जगदीप धनखड़ के तौर तरीकों में कुछ बदलाव आएगा, या सफलता की कहानी इस प्रकार के व्यक्तित्व के चलते ही आई है, इसलिए यही रहेगा? जी, बदलाव तब आता है जब आपको ये एहसास हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और जब जगदीप धनखड़ जी का जो भी हाल फिलहाल में भी जो विचार आए हैं, जो बातचीत सदन के आखिरी दिनों में हो या उसके बाद भी बाहर जो बात उन्होंने कही है, उससे ऐसा लगता नहीं कि उनको कोई ऐसा एहसास है गलत किया है। जो ज्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि जगदीप धनखड़ जी शायद ये भूल जाते हैं कि वो सदन के संरक्षक हैं। और कई बार जिस तरह से अभी इसरानी साहब कह रहे थे कि आपने भी कहा प्रेम प्रकाश जी का जिक्र करके कि स्पीकर को लिसनर होना चाहिए, लेकिन कई बार तो आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ जी का भाषण ज्यादा लंबा हो जाता है बजाय सदस्यों के। तो वो उनको ये जरूर देखना चाहिए कि सदन के संरक्षक हैं तो उसी भूमिका में नजर आए और वैसे ही दिखना चाहिए, बजाय इसके कि सत्ता पक्ष के संरक्षक हो। अगर अपोजिशन आलोचना कर रहा है तो सत्ता पक्ष जवाब देने का, उसको सभापति को दखल देकर के जवाब देने की, बचाव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जो टकराव की स्थिति है वो मुझे जरूर लगता है कि बहुत दुखद स्थिति है, इससे निकलना चाहिए। अनुशासन दोनों सदन में हो, राज्यसभा हो, लोकसभा, दोनों में होना चाहिए, लेकिन अनुशासन के लिए स्पीकर या सभापति को हेडमास्टर की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं होती। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ जी। लोकसभा में अगर आप याद करें, ये संगमा बहुत सुदूर पूर्वोत्तर के एक राज्य से आते थे, छोटे से, और उनका जो सम्मान, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराकर सदन चलाते थे। और सबसे बढ़िया सदन अगर अनुशासित चला है तो शायद ये सम्मान के कार्यकाल में चला होगा। दूसरा भी जिक्र है कृष्णकांत जी का, वो भी समाजवादी विचारधारा के थे, खाटी समाजवादी थे। उनका कार्यकाल याद करके देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष हो,
वो दोनों के साथ संरक्षक की भूमिका में खड़े होते थे और दोनों लोग समान भाव से सम्मान करते थे। तो जो हमें समझना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष की बात कर लें या सभापति की बात कर लें, लोकसभा में स्पीकर की बात कर लें या अपोजिशन की कर लें, ये सदन और सदन की परंपराएं सबके लिए हैं। आज आप पक्ष में हैं, कल विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन वो परंपराएं, समृद्ध परंपराएं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं, उन पर कोई आंच ना आए, ये जिम्मेदारी सामूहिक है। आप अगर व्यक्तिगत लालसा में है, राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक निष्ठा में उन तक आंच आने देंगे तो उसका परिणाम आने वाले समय पर बहुत अच्छा नहीं होगा। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, हमारी मिसाल दी जाती है, दुनिया में नजीर पेश की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचूं तो जगदीप धनखड़ की शख्सियत में एक सफल इंसान के तौर पर तो सारी चीजें दिखाई देती हैं, पर जिन पदों पर वो रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय रहें, इसके संदर्भ में शायद जगदीप धनखड़ को आत्ममूल्यांकन की जरूरत है। व्यवहार की राजनीति के अंतर्गत भले ही वह सफलताओं के संदर्भ में रोल मॉडल माने जाए, पर उन पदों के संदर्भ में इतिहास उन्हें रोल मॉडल के तौर पर देखेगा, यह संदेह दिखाता है। क्या जगदीप धनखड़ आने वाले समय में वो तब्दीलियां लाएंगे जिसमें वह सफल व्यक्ति के साथ साथ सही व्यक्ति के तौर पर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो पाए? ये सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप धनखड़ की शख्सियत पर जुड़े इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। मैं इजाजत लूं उससे पहले देखिए मेरे साथ वो दूसरा भाग जो जगदीप धनखड़ की शख्सियत को लेकर हमारे साथी अजय जी ने तैयार किया है। पर मुझे साथ में दे दीजिएगा इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए